गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस आर्टिकल में भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस संविधान का हमारा चौथा लेक्चर होगा और इसके आगे मैंने प्रस्तावना और इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ाया है। तो आज हम आर्टिकल 1 से 4 तक के बारे में इसमें पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे जो बेरूवारी जो केस हुआ था 1960 में, उसके बारे में एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम भारत का नक्शा देखें तो आज जब हम भारत को देखते हैं तो इसमें 28 स्टेट, 28 स्टेट एंड 8 यूटी हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था तब ऐसा नहीं था। इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए थे कि उस समय भारत की सिर्फ 14 स्टेट और 6 यूटी हुआ करती थी। तो हमने ये देखा है कि भारत में लगातार एक टाइम भारत की जो सीमाएं हैं, मतलब राज्यों की सीमाएं हैं, यहाँ तक कि भारत की सीमाओं में भी बहुत बार परिवर्तन हुआ है। तो इसके बारे में हम एक एक करके हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि भारत में किस तरीके से जो राज्यों का जो मतलब सीमाओं में परिवर्तन, छोटे छोटे राज्य अलग तरीके से, अगर मैं इनकी बात करूं जैसे हरियाणा है, झारखंड है, अगर मैं तेलंगाना है, अगर मैं उत्तराखंड है, तो ये अभी के स्टेट बने हुए हैं 2000 के बाद के। तो एक एक करके हम इन सब सारी बातों का हम एक एक करके हम चर्चा करेंगे और इसमें सारी बातों को मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के दो टुकड़े हुए। एक तो बना पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के भी दो पार्ट थे। एक तो था जो वेस्ट पाकिस्तान है और एक ये था जो बांग्लादेश, जिसको आज हम कहते हैं, वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। और एक जो था तो क्या था कि उस टाइम पे ये हुआ कि जो रेड क्लिफ थे और माउंटबेटन थे, उन्होंने बैठ के एक टेबल में बैठ के लाइन में लकीरें ऐसी खींची कि बहुत सारी चीजें बदल के रख दी। उन्होंने क्या हुआ कि एक ऐसी हमें जमीन प्रोवाइड कर दी कि जो हमारा जो अगर रास्ता है, अगर मैं सेंट्रल एशिया के लिए रास्ता देखूं तो हम 75 साल के बाद भी हम वहां के लिए रास्ता नहीं ढूंढ पाए हैं। हम दुनिया भर की कोशिश करने के बावजूद कहीं ईरान से, कहीं अफगानिस्तान से, दुनिया भर से रास्ता मांग रहे हैं, लेकिन इस तरीके से उनका कोई सेंस नहीं था कि किस तरीके से देशों को बांटा जाता है। तो इसको लेके था। अब मैं आगे बात करता हूं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि उसके बाद क्या हुआ कि हमारी संविधान सभा बैठी और उन्होंने भारतीय संविधान को पेश किया। और एक एक करके क्या होता है कि अगर मैं भारतीय संविधान सभा की बात करूं तो उसमें 299 प्रतिनिधि मतलब थे। उन्होंने एक एक आर्टिकल में हमेशा ये नहीं कहा कि हम वोटिंग करेंगे, उन्होंने हमेशा सर्वसम्मति से एक एक आर्टिकल को पेश किया और उनको भारतीय संविधान में शामिल किया। उसके बाद हमने ये देखा कि जब भारतीय संविधान जब बन के तैयार हुआ तो उसमें 22 भाग, 295 आर्टिकल और 8 अनुसूची थी। लेकिन उसके बाद अगर आज हम देखें तो इसमें लगभग 250 आर्टिकल हैं, 25 भाग हैं, और अगर मैं अनुसूची की बात करूं तो इसमें 12 अनुसूचियां इसमें शामिल हैं और बहुत बार इसमें संशोधन भी हुआ है। तो अब हम इसमें जानते हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो अगर मैं भारत की बात करूं तो हमारे संविधान का जो पहला हिस्सा है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। यह देश का वर्णन करता है। इंडिया है जो राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ का मतलब ये होगा कि मतलब भारत में होंगे राज्य, राज्यों से मिलकर भारत नहीं बनेगा। क्योंकि अगर मैं यूएसए की देखूं, यूएसए की अगर मैं बात करूं तो यूएसए जो बनता है वो स्टेट से मिलके बनता है। 50 स्टेट वहां पे होते हैं, वो सब मिला के यूएसए का निर्माण करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या होता है कि संसद के पास है, वो कितने भी स्टेट भारत में बना सकती है, उनके पास इसमें पूर्ण अधिकार होता है और इसको लेके सारी बातें होती हैं। और इसमें ये भी नहीं होता है कि हमें कोई ऐसा आर्टिकल 368 के तहत हमें संशोधन करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें हम मतलब साधारण बहुमत से संशोधन करके भी इस चीज का हम कर लेते हैं। साधारण बहुमत मतलब 1/2+1 कि अगर हम ये बोले कि अगर जैसे संसद की सदस्य संख्या अगर 100 है तो उसमें हमें 50+1 चाहिए। 51 लोगों ने अगर हाँ बोल दिया तो हाँ, हम सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं। इन सब चीजों में हम सारी बातें हम देख सकते हैं। तो इसमें ये बोला कि इंडिया क्या होता है कि हम आर्टिकल ये कहते हैं कि इंडिया जो कि भारत है, तो इसमें हमने दोनों नाम रखे क्योंकि जो भारत है वो प्राचीन नाम था और इंडिया है जो विश्व स्तर पर जो हमारा नाम पहचाना जाता है। तो हमारे जो संविधान सभा में जितने भी प्रतिनिधि बैठे थे उन्होंने दोनों नाम को इसमें रखा है। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, फिर उन कानूनों को तैयार करता है जिसके अंतर्गत राज्यों को एक साधारण संसदीय बहुमत के साथ विभाजित या विलय किया जा सकता है, सीमाओं को बदला जा सकता है और राज्यों के नाम को बदला जा सकता है। यह एक खंड भी लेता है जिसमें राज्यों के संघ में जोड़ा जा सकता है। वर्तमान में भारत में जैसे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो 28 स्टेट हैं। यह हिस्सा संविधान का मूल संरचना
का हिस्सा है, इसलिए अनुच्छेद 368 के माध्यम से संशोधित नहीं किया जा सकता। हालांकि छोटे संशोधन संविधान 40वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किए जा सकते हैं। एक नया अनुच्छेद 297 प्रतिस्थापित किया गया ताकि संघ में निहित हो सके कि भारत के सभी भूमि या खनिज या क्षेत्रीय जल या महाद्वीपीय शेल्फ या भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुद्र के अंतर्गत मूल्य की अन्य चीजें जो 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत में एक राज्य के रूप में भर्ती कराया गया था। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो सिक्किम तो भारत का राज्य नहीं था, लेकिन 1975 के बाद जब हमने इसको चाइना से मतलब जो अगर हम ये तिब्बत से एक्वायर किया था और भारतीय क्षेत्र में हमने मिलाया था, उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हम बात करें तो 2014 में हमने जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य को हमने अलग करके एक नया स्टेट भी बनाया है। उसके लिए क्या हुआ था कि हमें कोई संशोधन नहीं करना पड़ा था, वो भारत की जो संसद की साधारण बहुमत से उसको किया गया था। लेकिन बहुत सारी चीजों में हमने मतलब विशेष बहुमत का भी हमने प्रयोग किया है। मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो इसमें दो तरीके के संविधान संशोधन का ही वर्णन किया गया है। इसमें अगर मैं पहली बात करूं तो हमें ये देखते हैं कि जो एक तो होते हैं मतलब विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब ये होता है, जैसे विशेष बहुमत की अगर मैं बात करूं आर्टिकल 368 के तहत, तो इसमें यह होता है कि हमें जो विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 और एक होता है विशेष बहुमत प्लस, देखो विशेष बहुमत प्लस जो क्या होता है कि हमारे जो आधे स्टेट +1 इनका हमें बहुमत, जो स्टेट का बहुमत भी चाहिए पड़ता है अगर कोई संशोधन, जैसे हमने जीएसटी हमने लागू किया अपने देश में, तो अगर हमने जीएसटी अपने देश में लागू किया तो हमें एक मतलब जो विशेष बहुमत हमें चाहिए था, लेकिन साथ में हमें जो आधे स्टेटों का भी हमें उसमें वो चाहिए था कि हाँ हम इस चीज को हम लागू कर सकें, तो ये चीज होती है। अगर मैं आर्टिकल 1 की बात करूं तो इसमें ये बोला गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और इसके राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची में वर्णित किए गए हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्यों के राज्य क्षेत्र में पहली अनुसूची निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे या समाविष्ट होंगे, इसको लेकर बात होती है। और भारत की जो अगर मैं संविधान के आर्टिकल 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें यह बोला गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जैसे अगर हमने किसी स्टेट को अगर हमने प्रवेश किया, जैसे अगर मैंने सिक्किम की बात की थी तो सिक्किम 1975 में भारत में मिलाया गया था, तो उसके बारे में बात की गई है कि हम इसको एक्वायर कर सकते हैं। इसमें यह बोला गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों या शर्तों पर जो है ठीक समय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है, इसको लेके बात होती है। अगर मैं 3 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 3 ये कहता है कि देखिए विधि द्वारा मतलब संसद अपने उसके द्वारा अपने जो उसकी ताकत होती है उसके द्वारा हम ये कर सकते हैं किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों को भागों को मिलाकर या उसकी जो राज्य क्षेत्र को किसी राज्य में मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि जैसे ये स्टेट हैं, 2 स्टेट हैं, या तो क्या होता है कि इन दोनों की थोड़ी थोड़ी बाउंड्री लेके तीसरा बना दिया, या फिर इन दोनों को सम्मिलित ही कर दिया, या इन दोनों को ऐसे बना दिया कि इसके 2 पार्ट कर दिए, इसके 2 पार्ट कर दिए। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। किसी राज्य की जो क्षेत्र है उसको बढ़ा या घटा सकते हैं, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, और किसी राज्य के नाम में अगर इसका नाम भी अगर हमें परिवर्तन करना है तो इसके नाम में भी हम कभी किसी भी समय भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। और इसमें कोई वो भी नहीं होता है कि हमें विशेष संशोधन करना पड़ता हो। सिर्फ अगर हमें संसद की विशेष बहुमत का मतलब ये होता है कि हम 1/2 साधारण बहुमत अगर हमें मिल जाएगा तो उससे काम हो जाता है। इसमें अगर मैं आर्टिकल 4 की बात करूं, हम एक एक करके पहले आर्टिकल पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें हम जानेंगे कि इस विस्तृत तौर पर हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आर्टिकल 2 या 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध निर्दिष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक हो। ऐसे अनुपूरक और परिणामिक उपबंध जिसके अंतर्गत किसी विधि से प्रभावित राज्यों के संसद में विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हो, अंतर्विष्ट हो सकें और उन्हें संसद को आवश्यक समझें, इसको लेकर बात होती है। और इसमें यह बात होती है कि जिस तरीके से हम संशोधन कर सकते हैं वो आर्टिकल 368 के संशोधन से नहीं समझी जाएगी। मैंने अभी ये बताया कि इसमें साधारण बहुमत चाहिए पड़ता है
उससे काम हो जाता है इसमें। अब मैं आगे की बात करूं तो भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस तरीके से होता है। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। भारत के राज्यों में विभिन्न सांस्कृतिक विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। वर्तमान में राज्यों का जैसा स्वरूप दिखाई देता है वह एक लंबे कालक्रम में प्राप्त हुआ है। वर्तमान में स्थापित राज्य स्वतंत्रता पूर्व प्रांतों में विभाजित था। इसमें बहुत सारे प्रांत थे और इसमें देसी रियासतें भी थी, और इसमें क्या होता था कि छोटे छोटे रजवाड़े भी हुआ करते थे, तो उनको लेकर विभाजित था। जब इन्होंने बाद में ये हुआ कि अब हम मिलना है, तो बाद में हमें एक एक करके रियासत को अपने भारत संघ में हमने शामिल करना पड़ा। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ रहे हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रसार के लिए इन प्रांतों को अनेक दमनकारी नीतियों के द्वारा अधिग्रहण कर अपने नियंत्रण में कर ब्रिटिश प्रांत में परिवर्तित कर लिया गया था। तो कुछ राज्य स्वतंत्र मतलब वो कुछ राज्य ऐसे भी थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, वो कहीं शामिल नहीं होना चाहते थे। और इसके बाद क्या होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक देसी रियासतों के रूप में ही बनी रही। इस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात संविधान द्वारा राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति संसद को प्राप्त हो गई थी। अगर हम आगे की बात करें कि अगर हम ये अगर बात करें, देखिए अनुच्छेद में ये कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का समूह होगा, राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है। एक देश का नाम है, दूसरी राज्य पद्धति का प्रकार होगा। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई जो भेदभाव नहीं था, उनके कोई वैचारिक मतभेद उसमें नहीं थे। कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम भारत को रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया की वकालत की थी। इस तरह संविधान सभा ने दोनों नाम को स्वीकार कर लिया था। इसमें हम आगे देखें, इसमें भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था, राज्यों का संघ उक्ति का संघ राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण होते हैं। एक होता है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच में समझौतों का परिणाम नहीं होगा। हम किसी के अधीन नहीं होंगे। हम अपनी सीमा में परिवर्तन किसी को अपनी सीमा में दे भी सकते हैं और उससे ले भी सकते हैं। जैसा कि अमेरिका में ये होता है कि वहाँ के जो स्टेट हैं मिलकर बने हैं यूएसए, वहाँ के अगर स्टेट कोई निकलना चाहे तो वो निकल सकता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बटा हुआ है। इसको लेकर बात हुई थी और इसमें यह भी बोला गया था कि भारत जो है, इसमें राज्यों की परिभाषा के बारे में हम पढ़ेंगे। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी जो संसद की शक्तियां उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। राज्यों का जो पुनर्गठन संबंधी जितनी भी समितियां हुई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और किन किन राज्यों का कब कब गठन हुआ है, जो अलग हुए हैं अलग अलग स्टेटों से, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके अब हम इसमें हम जानते हैं। अगर मैं राज्य की परिभाषा की बात करूं तो संविधान में राज्यों को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत विभाजन के पश्चात भारत में एक सुदृढ़ केंद्रीय संयुक्त संघ की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक एवं प्रशासनिक दोनों ही रहा है। भारत संघ शब्द अपने आप में ज्यादा व्यापक अर्थ लिए हुए, जिसमें न केवल राज्य शामिल है, अभी देश में संघ शासित जो प्रदेश होते हैं, प्रदेश एवं क्षेत्र जिन्हें भविष्य में भारत द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, उसे भी शामिल किया जा सकता है। इसके बावजूद संविधान की पूरी तरह से संघात्मक नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है कि यह संघात्मक एवं एकात्मक दोनों प्रकार के शासन का लक्षण दर्शाता है। इसके संबंध में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संसद का आशय व्यक्त करते हुए कहा था, यद्यपि भारत को एक फेडरल होना था, लेकिन यह फेडरेशन राज्यों के बीच हुए करार का परिणाम नहीं था, और न ही किसी राज्य के फेडरेशन से पृथक होने का अधिकार भी दिया गया है। फेडरेशन एक संघ है, क्योंकि यह भी समाप्त नहीं होगा कि फेडरेशन को अविनाशी माना जाता है। इस प्रकार संविधान में स्पष्ट है कि संघ का नाम इंडिया अथवा भारत है, तथा प्रथम अनुसूची में दिए गए इसके सदस्यों को राज्य कहा जाता है। भारतीय संविधान में प्रारंभिक राज्यों की 3 श्रेणियों में बांटा गया था। इसमें राज्य के राज्य क्षेत्र होते थे, संघ राज्य क्षेत्र होते थे, सरकार द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र होते थे। क्या हुआ है कि अगर मैं बात करूं तो पहले हम जब 1950 में जो भारतीय स्टेट इस तरीके से हुआ करते थे, इसमें हमने जो बांटा था भारतीय स्टेट को का, खा, गा, घा 4 प्रकार में हमने बांटा था। जो पहले का में थे वो असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत जो यूपी है इस समय का वो है,
और जो पश्चिम बंगाल, ये जो 9 स्टेट थे वो इसमें काम में रखे गए थे। अगर मैं खा की बात करूं तो इसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब, इसमें राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर और कोचीन और विंध्य प्रदेश जो सतपुड़ा वाला रीजन है इसको भी इसमें रखा गया था। अगर मैं गा की बात करूं जिसमें अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ और मणिपुर इसमें शामिल किए गए थे। अगर मैं घा की बात करूं तो इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इसमें शामिल किया गया था। अब मैं आगे की बात करता हूं तो अब मैं ये बात करूं तो इसमें ये होता है कि जो कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के परिवर्तन के समय यही बनी रही। उक्त संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा क्या हुआ था कि हमने क्या होता कि अगर मैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास लगभग 562 देसी रियासतें थी। उसके बाद क्या हुआ कि लगभग हमने जो 559 जो देसी रियासतें हैं उनको तो किसी तरीके से हमने शामिल कर लिया, लेकिन इनको स्टेट में बना लिया। लेकिन बाद में ये भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात उठने लगी थी, तो इसमें बहुत सारी समितियां भी बनी थी। तो आगे चल के हम इन समितियों के बारे में हम पढ़ेंगे। और राज्य पुनर्गठन आयोग, बहुत सारे आयोग भी इसमें बनाए गए थे, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अब मैं राज्य पुनर्गठन के बारे में अगर मैं बात करूं तो राज्य के पुनर्गठन संबंधी संसद की क्या क्या शक्तियां होती हैं। भारतीय संविधान में नए राज्यों के गठन और राज्यों की सीमा में परिवर्तन से संबंधित प्रावधानों को भाग 1 में रखा गया है, जिसके अंतर्गत उक्त शक्तियां संसद को प्रदान की गई हैं। संसद को संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां इतनी विस्तृत हैं कि वे भारत के राजनीतिक मानचित्र या पुनर्धारित भी कर सकती है। संसद को इस शक्ति ने राज्य के और क्षेत्रीय एकता को स्थायित्व को किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी गई है। इसलिए इसके संबंध में कहा जाता है कि भारत विभक्त राज्यों का अविभक्त राज्य है। संसद संघ राज्य को समाप्त कर सकती है, परंतु राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। भारतीय संविधान में राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में संसद को निर्णय शक्तियां प्रदान की गई हैं। जैसे अगर मैं नए राज्यों के प्रवेश अगर स्थापना की बात करूं तो संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को कुछ निर्बंध और शर्तों के साथ नए राज्यों के प्रवेश स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद अगर मैं 2 की बात करूं तो दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति होती है, दूसरे होते हैं नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति होती है। पहले भाग का संबंध उन राज्यों से है जो पहले ही विद्यमान थे, दूसरे भाग का संबंध उन राज्यों से है जो भविष्य में स्थापित या अर्जित किए गए थे। जैसे सिक्किम की अगर मैं बात करूं तो इसमें वो बोला गया था कि नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों की अगर क्षेत्र सीमाओं के नामों में जो परिवर्तन होगा वो किस प्रकार से होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं के नामों में परिवर्तन की शक्ति दी गई थी। अगर मैं अनुच्छेद 3 की बात करूं तो अनुच्छेद 3 में राज्यों की स्थापना निम्न प्रकार से की जा सकती है। किसी वर्तमान राज्य को उसका प्रदेश अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर अथवा इसके राज्यों को भाग को मिलाकर अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के साथ मिलाकर, इस प्रकार से इसकी जो सीमाएं हैं नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अगर मैं अनुच्छेद 3 की अगर मैं बात करूं तो संसद द्वारा अनुच्छेद 3 के अधीन किसी राज्य की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, किसी राज्य की सीमा को घटाया जा सकता है, किसी राज्य की सीमाओं को बदला जा सकता है, किसी के उसके नाम को भी बदला जा सकता है। इस प्रकार से इसकी सारी चीजों को इसमें बताया गया है, मैंने जो पहले आपको बताया था। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी समितियां बनी हैं। अब मैं इसमें समितियां किस प्रकार से बनी पहले वो बताता हूँ। स्वतंत्रता के समय भारत के प्रांत ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों में बटा हुआ था। स्वतंत्रता के बाद पारित स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत पाकिस्तान पृथक होने के बाद विभिन्न प्रांतों को भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी एक में सम्मिलित होना था। इसमें क्या हुआ कि जब वो छोड़ के गए तो इसमें क्या हुआ कि जो 562 रियासतें थी तो 562 रियासतों में से जो 559 रियासतें जो भारत में शामिल हो गई थी। लेकिन अगर जो 3 रियासतें अगर मैं बात करूं तो इसमें जो हैदराबाद थी, जो हैदराबाद, जूनागढ़ और अगर जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर थे वो बाद में किसी तरीके से भारत में शामिल हुए। तो इस तरीके से किसी तरीके से जो भारत का एकीकरण है वो हमने कर लिया। इसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा है।
उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे आयोग बने। तो अगर मैं पहले आयोग की बात करूं तो ये था कि भारत के दक्षिण भाग से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बहुत तरीके से उठने लगी थी, क्योंकि वो ये मानते थे कि भारत जिस तरीके से बटा है तो उसमें ऐसा ना हो कि हिंदी को थोपा जाने लगे। तो उनको ऐसा लगता था कि इसमें बहुत सारी, अगर नीचे की बात करूं तो इसमें जो कन्नड़ा बोलने वाले थे, तेलुगु, तमिल और मलयालम, तो ये बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो इन लैंग्वेज, जहाँ जितनी लोग इनको बोलने वाले थे, वो चाहते थे कि हमारे लिए जो भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाए। तो इसमें ये बोला गया, तो फिर धारा आयोग का गठन किया गया। तो भारत के दक्षिण भाग से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी थी और 1948 में धारा आयोग का गठन किया गया था। धारा आयोग की जो अध्यक्षता थी, इसने राज्यों के पुनर्गठन को भाषा के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर किए जाने की सिफारिश की थी और इसको अस्वीकार कर दिया गया था कि भाषा के आधार पर इस तरीके से किसी भी प्रकार से जो राज्यों का जो पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। इन्होंने इसको चीज को अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद क्या था कि इसमें एक और समिति बनी थी, JBP समिति। JBP का मतलब ये था कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। तो इन्होंने ये बताया कि इन्होंने ये कहा कि भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन की मांग उठ रही है, इस चीज को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि 1953 में इसके बावजूद जो पोटी श्री रामल्लू, जो आंध्र प्रदेश की भाषा के आधार पर इस चीज की मांग कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया कि 56 दिन का जो आमरण अनशन किया। और उसके बाद जब उनकी जब मौत हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ज्यादा वहां पे आंदोलन होने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि तेलुगु भाषाई क्षेत्र को पृथक कर 1953 में क्या हुआ कि मद्रास से तेलुगु भाषाई क्षेत्र को पृथक कर आंध्र प्रदेश राज्य को अलग कर दिया गया और भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया। इसके बाद क्या हुआ कि जो फजल अली आयोग का गठन किया गया। तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के पश्चात जो बहुत सारे जगह थे, उनमें भी भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग उठने लगी थी। इन मांगों को देखते हुए KM जो पाणिकर थे और कुंजरू सदस्यों की उपस्थिति में फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन किया गया था। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों के पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर किए जाने के समर्थन तो किया, परंतु एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। इसका मुख्य कारण ये था कि देश की एकता और सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण, भाषा की सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क आदि कारक को बताया गया। साथ ही आयोग द्वारा यह सलाह दी गई कि अनुसूची 1 में राज्यों को जिन 4 भागों में विभक्त किया गया है, उनमें परिवर्तन कर उन्हें 2 भागों में विभक्त किया जाए। इसमें जो 2 भाग थे उसमें स्टेट बनाया जाए और यूटी बनाई जाए, उन्होंने बताया। सरकार द्वारा इस आयोग की जो सिफारिश उन्होंने दी गई थी, इसको स्वीकार करते हुए राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 को इसमें पारित किया गया, जो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूची 1 में संशोधन किया गया और 2 वर्गों में इसमें विभक्त किया गया। इसके बाद 1956 में अगर हम देखें तो इसमें 14 स्टेट थे और 6 यूटी इसमें बनाई गई थी। तो इसमें जो 14 स्टेट थे वो इस तरीके से थे। 14 स्टेट थे इसमें, जो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश और इसके बाद मद्रास, मैसूर, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, केरल और पश्चिम बंगाल। और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे उसमें जो क्या था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, जो क्या थे त्रिपुरा, मणिपुर और जो क्या था कि दादर, जो मिनिकॉय, ये सारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह थे, इन सभी को इसमें शामिल किया गया था। और कौन सा स्टेट कब कब इसमें शामिल हुआ इसके बारे में हम जानते हैं। तो 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के पश्चात भारत में होने वाले लगातार राजनीतिक प्रशासनिक परिवर्तन में भाषा और सांस्कृतिक महत्व के आधार पर समय समय पर राज्यों की सीमा के निर्माण में मतलब राज्यों को इसमें मतलब गठित करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद ये हुआ कि 1960 में 15वां संविधान संशोधन करके जो बम्बई और गुजरात को अलग करके क्या होता है कि हमने ये बनाया कि बम्बई जो था मराठी भाषा थी, जो गुजरात था उसमें जो गुजराती भाषा बोली जाती थी, इसमें महाराष्ट्र और गुजरात में इसमें अलग कर दिया गया था। उसके बाद 1954 में क्या हुआ कि 10वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें दादर और नगर हवेली
को केंद्र शासित प्रदेश इसमें बनाया गया था। इसके बाद 1962 में क्या हुआ कि 12वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें गोवा, दमन, दीव को केंद्र शासित प्रदेश इसमें बनाया गया और 1987 में जाके अगर गोवा की बात करूं तो इसमें पूर्ण राज्य का इसमें दर्जा दे दिया गया था। 1962 में ये हुआ कि 1962 में 14वां संविधान संशोधन इसमें किया गया और इसमें यह हुआ कि जो पुदुचेरी थी उसको हमने केंद्र शासित मतलब जो यूटी का दर्जा हमने दिया। उसके बाद 1963 में ये हुआ कि 16वां संविधान संशोधन किया गया और जो असम है, असम को हमने एक स्टेट बना दिया। उसके बाद हमने 1966 में 17वां संविधान संशोधन किया और इसमें ये हुआ कि जो पंजाब को पंजाबी भाषा क्षेत्र को शाह की सिफारिश द्वारा पंजाब राज्य एवं हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा राज्य बनाया गया। इसके पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद जो 1972 में 19वां, 20वां और 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा गठित केंद्र शासित प्रदेश जैसे मणिपुर को 19वां, त्रिपुरा को 20वां को राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद जो क्या है 21वां जो संविधान संशोधन था तो उसमें जो मेघालय है कि 21वां को पृथक राज्य बनाया गया था। इसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ये क्या था कि केंद्र शासित के अस्तित्व में आए थे उसी टाइम पे। उसके बाद क्या हुआ कि अगर मैं 1975 में क्या हुआ कि 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें क्या हुआ कि जो सिक्किम को भारत में विलय किया गया और इसको जो पूर्ण राज्य के इसमें दर्जा दिया गया। 1987 में यह हुआ कि इसमें 23वां 24वां संविधान संशोधन द्वारा जो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा जो कि पहले संघ शासित प्रदेश थे कि इनमें राज्य का दर्जा इनको दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ कि सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड इसमें तीन जो है नए राज्य इसमें बनाए गए थे और 2014 में ये हुआ कि हमने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके एक नया स्टेट बनाया था। इसके बाद क्या हुआ कि अगर मैं ये बात करूं कि 2019 में ये हुआ कि हमने 2019 में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करके हमने केंद्र शासित प्रदेश हमने बना दिए थे। तो उक्त संविधान संशोधन के पश्चात वर्तमान में इस समय पे जो 28 तो स्टेट हैं और 8 यूटी इसमें शामिल है भारतीय अगर मैं संघ की बात करूं तो। भारतीय संविधान में राज्यों की सीमा निर्धारण के साथ साथ राज्यों के नामों में परिवर्तन की शक्ति भी संसद के पास है। राज्य के नामों में परिवर्तन करने की शक्ति का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था 1950 में संयुक्त प्रांत जो आज उत्तर प्रदेश है परिवर्तित किया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि 1969 में जो मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि 1973 में मैसूर का नाम बदलकर जो कर्नाटक कर दिया गया था। 1992 में ये हुआ कि दिल्ली का नाम बदलकर जो एनसीआर कर दिया गया था। 2006 में जो पहले उत्तरांचल जो था 2000 में जो यूपी से अलग होकर उत्तरांचल जो बना था उसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। उसके बाद ये हुआ कि जो पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया था। 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया था। ये था। अब हम देखते हैं जो बेरूबारी जो केस हुआ था। बेरूबारी केस क्या था, अब हम एक एक करके इसमें हम समझते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण केस है कि किसी भी एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये हुआ कि मैं एक एक करके आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये हुआ कि जैसे हमारा देश की 2 टुकड़े हुए थे। ये था भारत, यहाँ पे हमारा एक बांग्लादेश बना और ये तो था ईस्ट पाकिस्तान और ये था वेस्ट पाकिस्तान। तो क्या होता है दरअसल हुआ ये कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बने उनकी बाउंड्री निर्धारण की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी। इसको सुलझाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने इस काम को सर रेडक्लिफ को सौंपा। तो रेडक्लिफ को भारत की जो अगर मैं ये बात करूं कि पृष्ठभूमि के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं थी तो उन्होंने नक्शे पर लाइन खींच दी। तो उससे क्या हुआ था कि एक स्थान था, अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो बेरूबारी नामक एक स्थान था। तो ये हुआ कि बेरूबारी स्थान ये था कि वो एक पुलिस चौकी थी, वो पुलिस थाना के आधार बनाकर बाउंड्री को निर्धारित कर लिया गया। तो उसके बाद इस तरीके से क्या हुआ था कि बहुत उबड़ खाबड़ इस तरीके से जमीन थी। तो उसके बाद ये हुआ कि जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी और नून जो फिरोज शाह नून थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने ये किया कि उन्होंने 1958 में एक बातचीत की और उनको क्या हुआ कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक बैठक की।
तो क्या हुआ कि ये जो समस्या का निर्धारण होता था, ये मुद्दा उन्होंने सबसे पहले 1952 में उठाना शुरू कर दिया था, और 1958 में जाते जाते उन्होंने ये किया कि भारत सरकार ने इनको जो ये था बेरोजगारी जो जगह थी वो पाकिस्तान को दे दी। तो ये जब ये हुआ तो इसमें क्या हुआ कि फिर भारत ने इस चीज को विरोध उठने लगे कि आप बिना, क्या होता कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको कोई राज्य में नाम परिवर्तन करना हो या सीमा परिवर्तन करना हो वो तो साधारण बहुमत से हो सकता है, लेकिन अगर आप भारत की कोई भी जगह अगर किसी देश को आप दोगे तो उसमें संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो इसको लेके था, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने ये कहा कि इसमें अनुच्छेद 3 के तहत इसको दिया गया है, लेकिन बाद में जब ये मामला जब गया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या कहा मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। हाँ, तो इसमें क्या था कि उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो चूंकि संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे तो संविधान उनके सामने ही बना था। शायद उन्हें इसका रियलाइज कुछ बाद में ही मालूम, इसको पढ़ा था। तो इसमें हुआ ये कि राष्ट्रपति क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को राष्ट्रपति के परामर्श करने के लिए इसको भेजा कि आप इस चीज को देखिए, आप इस चीज को आप कैसे देखते हैं। तो उसके बाद हुआ ये, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों में परामर्श मांगा। सबसे पहले ये मांगा उन्होंने कि क्या बेरोजगारी यूनियन से संबंधित समझौते के कार्यान्वयन के लिए विधायी कार्रवाई आवश्यक है। दूसरा उन्होंने कहा अगर करना आवश्यक है तो क्या यह अनुच्छेद 3 के तहत किया जाना उचित रहेगा या इसको मतलब आर्टिकल 368 के तहत इसको संविधान में संशोधन करके इस चीज को किया जाएगा। तो इस चीज को लेकर बात हुई। यहाँ पर कुछ कानूनी पैंच भी फंस गया था। इस 7वीं अनुसूची के संघ सूची के एंट्री नंबर 14 के अनुसार भारत किसी अन्य देश के साथ संधि या समझौते कर सकता है, पर उन समझौते को देश में लागू भी कर सकता है, उसे सपोर्ट कर सकता है अनुच्छेद 353, जिसके अनुसार विदेशी जो देशों के साथ संधियां समझौते क्रियान्वयन के लिए कानून भी बना सकता है। वहीं कुछ प्रावधानों की बात अगर करें तो आर्टिकल जो 345 का फर्स्ट ये कहता है कि अनुसार संसद को भारत के क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार होता है। और अगर मैं 248 आर्टिकल की बात करूं तो ये कहता है कि संसद के पास समवर्ती सूची, राज्य सूची या केंद्र सूची में शामिल होने वाले किसी विषय पर कानून बनाने की इसमें शक्ति होती है। इस तरह देखें तो भारत को उस समझौते को लागू करने में कोई अड़चन नहीं थी, लेकिन फिर से कानून की समस्या आ खड़ी हुई और यह थी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में यह बोला गया कि दरअसल प्रस्तावना में एक शब्द लिखा गया है जिसमें हम लोकतांत्रिक गणराज्य इसको बोलते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि लोकतंत्र में सरकार की शक्ति जनता से मिलती है। क्या उससे मिली शक्ति का उपयोग करके जनता को भी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है जिनसे सरकार मतलब जिन लोगों से सरकार बनी है। दूसरी बात यह है कि प्रस्तावना में एक शब्द और भी है जैसे संप्रभु, जिसका मतलब ये होता है कि भारत अपने दम पर खड़ा एक देश है और कोई भी देश इसे ऐसा नहीं कर सकता जिससे भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचे। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि अगर भारत को अपने अंदरूनी मामले में कोई भी कुछ कह नहीं सकता या अपने इस संप्रभु को इस्तेमाल करके भारत अपने क्षेत्र को किसी को दे नहीं सकता। तो दूसरा मिलाकर सवाल यह खड़ा होता है कि प्रस्तावना सरकार को शक्ति देती है जिससे वह समझौते को लागू कर सके। तो उससे मामला ये खड़ा होता है कि देखिए, अगर मैं ये बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और सरकार को किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं देती है। अगर मैं प्रस्तावना की बात करूं तो उन्होंने इस चीज को खारिज कर दिया कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 के आधार पर भारत के हिस्से को किसी और को नहीं सौंपा जा सकता क्योंकि ये देश के अंदर की सीमा की पुनर्निर्धारण करने की शक्ति देता है। अपनी जमीन को किसी दूसरे देश को देने की शक्ति जो है नहीं देता है। तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपको इस समझौते को लागू करना है तो जो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन कीजिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में जो 9वां संविधान संशोधन इसमें किया था और अनुसूची 1 में भी इसमें संशोधन करके जो ये मामला है इसको निपटाया था। तो हमने बाद में ये देखा कि जब हमने ये देखा कि जब 2015 में जब
नरेंद्र मोदी जब पीएम बने थे तो इसके बाद क्या होता है, 3 बीघा जो कॉरिडोर का जो हमने जो सीमा विवाद जो बांग्लादेश के साथ निपटाया था, इसी का ही परिणाम था। तो इसमें ये हुआ था कि जो 111 गांव हैं जो बांग्लादेश को दिए थे और जो 51 गांव हैं वो हमें मिले थे। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें हमें जो संविधान में विशेष बहुमत के आधार पर हमें संशोधन करना पड़ा था, ये इसी का परिणाम था। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।